कल के क्वेश्चंस किए, 6 क्वेश्चंस थे, 3 और 3 करने बोले थे, आज 3 और कल 3। ये क्या, कौन सा नहीं आया? कौन सा नहीं आया? कि किया ही नहीं। कल मैं 6 के 6 क्वेश्चन से चेक करूंगी अलोंग विथ आज का होमवर्क, ठीक है? और होमवर्क सबको मैंडेटरी है, सबके लिए कंपलसरी है, एवरीवन। हाँ, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बिना कंसिडरेशन के अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। बट देर आर सम एक्सेप्शंस टू द रूल, जैसे आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माना जाएगा, इनफोर्सिबल, दैट विल बी इनफोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। बट 4 conditions should be satisfied. Number 1, that should be out of love and affection. Number 2, that should be in writing, writing में होना चाहिए. Number 3, register under law, that should be register under law. जयेश के पीछे कौन बैठा है? इधर से रख। गौरव उठ के इधर आ, तुम दोनों लड़कियां इधर से रख जाओ, उसको इधर बैठने दो फर्स्ट बेंच पे। तू रोज उधर बैठेगा, दोनों लड़कियां इधर से रख जाओ, उसको बैठने दो। इधर बैठ। क्यों, क्या, किसको प्रॉब्लम है? मेरे को बोल, किसको प्रॉब्लम? ये आगे बैठेगा तो किसको प्रॉब्लम है क्या? क्या चेयर पे नहीं, इधर बैठ आराम से, इधर बैठ आगे, इधर सर को, इधर बैठने से किसको प्रॉब्लम है? देख, किसको प्रॉब्लम नहीं है, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे बैठ के बुक पेन सब लेके आ जा, उसका बुक पेन भेजो आगे। साहिल, इधर आ, नकुल के बाजू में आके बैठ। कोई है क्या नकुल तेरी बाजू में? इधर आ। मैं जिसको बोलूंगी जहां बैठना उसकी जगह वहां परमानेंट फिक्स्ड हो जाएगी। तेरा भूषण नाम है ना? भूषण, आगे आ जा, जयेश के बाजू में। हर्ष तो अकेले। रोहन, आगे आ जा। शौनक को इधर बैठने दे, तो उधर से रख जा। शौनक दिखना चाहिए मेरे को, कुछ ना कुछ कुटाने करते रहता है वो, लिखते रहेगा, पढ़ते रहेगा, कुछ तो करते रहेगा। तुझे बैठना है तो फर्स्ट बेंच पे भी बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हाँ,
So there is no agreement without consideration, but there are certain exception, natural love and affection. But चार conditions fulfill होने चाहिए तभी जाके हम वो valid मानेंगे. Second is compensation for past voluntary services. Past में अगर voluntarily आपने किसी को help किया है, कोई service render किया है, service provide किया है, तो वो case में that will be considered as valid even without consideration, but four conditions should be satisfied. कौन से चार कंडीशंस है? आइदर आपने वॉलंटरीली को एक्ट किया होना चाहिए, सेकेंडली वो सर्विस प्रॉमिसर को देनी चाहिए, वो प्रॉमिसर ने आपको फ्यूचर में कंपनसेट करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रॉमिस दिया हुआ होना चाहिए. देन ही प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट. टाइम बार्ड डेट का मतलब होता है एक ऐसी डेट, ऐसी उधारी जिसका जो एक्सपायरी पीरियड है या फिर रीजनेबल टाइम है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है. जैसे आपने आपके दोस्त को उधार दिया 10,000 रुपया, 10,000 रुपया उधार दिया और बोले कि 1 महीने के अंदर वापस दे देना. 1 महीने, 1 साल, 2 साल बीत गए, आप पैसे मांग मांग के थक गए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो ये क्या माना जाएगा, बैड डेट माना जाएगा. आप सोचोगे गया, डूब गया पैसा, अब तो पैसा मिलने वाला है नहीं. बट बैड डेट अगर दोस्त कुछ सालों बाद आकर आपको देना चाहे तो आप ना बोलोगे, नहीं आप ले लोगे पैसा. तो कुछ सालों बाद वो जो पैसा देगा, क्या वो वन साइडेड कंसिडरेशन माना जाएगा? हाँ, क्योंकि वो टाइम पे आप उसको कुछ देने वाले हो क्या? नहीं. तो दैट विल बी कंसिडर एज अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, दैट विल बी वैलिड. तो आप बोलोगे कंसिडरेशन तो है, एक साइड से अगर फ्लो हुआ है तो भी वो कंसिडरेशन है. तो जनरली कंसिडरेशन का ऐसा है कि दोनों साइड से फ्लो होना चाहिए. अगर कंसिडरेशन दोनों साइड से है तभी हम बोलेंगे कि एग्रीमेंट में कंसिडरेशन है और वो एग्रीमेंट वैलिड है. अगर कंसिडरेशन सिर्फ एक साइड से भी है तो हम ऐसा मानेंगे कि वो क्या है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है, क्योंकि दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए इन रिटर्न. और कुछ सवाल आया क्या मन में कि पहले दिया था वो भी तो कंसिडरेशन था ही, है ना? इसका आंसर है कि पहले आपने जो डेट दिया था क्या वो टाइम पे भी वन साइडेड था? आपने दिया, सामने वाले ने आपको कुछ वापस दिया है? नहीं दिया. सो अल्टीमेटली जैसे ही आपका डेट का रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन भी खत्म हो जाएगा. सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको आपका फ्रेंड वापस देगा पैसा तो वो न्यू कंसिडरेशन माना जाएगा, पुराने के साथ उसको मैच नहीं किया जाएगा. एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा था, एजेंसी हमने पढ़ा है, क्या विदाउट कंसिडरेशन एजेंसी वैलिड होता है? यस, एजेंसी विल बी वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन. देन है कंप्लीटेड गिफ्ट. आप अगर किसी को गिफ्ट देते हो तो क्या बदले में रिटर्न गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हो? नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड. आपने कोई गिफ्ट दे दिया किसी को तो रिटर्न गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हो, कुछ लोग करते होंगे बट ऐसा जरूरी नहीं होता है. सो कंप्लीटेड गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा. सो बेसिकली गिफ्ट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ कंसिडरेशन. बेलमेंट, बेलमेंट हमने देखा, क्या होता है बेलमेंट? Bailment is nothing but delivery of goods from one person to another person for some purpose. After accomplishment of that purpose, bailee will have to return back the goods to the bailer, that is the true owner. That is nothing but bailment. तो क्या bailment के इसमें consideration required है? जो ग्रेटिट्यूज बेलमेंट होता है, ग्रेटिट्यूज बेलमेंट, आपने आपके दोस्त को आपकी गाड़ी दे दी 2 दिन के लिए यूज करने के लिए, बदले में आपने रिटर्न में कुछ नहीं मांगा, तो क्या वो विदाउट कंसिडरेशन हो गया? बट क्या वो बेलमेंट था? यस, दैट वाज अ बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन, दैट विल बी स्टिल वैलिड. अगर कंसिडरेशन ना हो तो भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा. चैरिटी, आप कोई चीज डोनेट करते हो, चैरिटी करते हो, हेल्प करते हो, तो क्या वो वन साइडेड फ्लो होता है कंसिडरेशन? और अगर कोई कंसिडरेशन वन साइडेड फ्लो होता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो क्या है, विदाउट कंसिडरेशन है. दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी स्टिल वैलिड इन नेचर. किसी को कोई डाउट है कंसिडरेशन में? क्या क्या पता हमने कंसिडरेशन में? कंसिडरेशन का मीनिंग, देयर आर सम इसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन कि बाबा एडिक्वेट नहीं होना चाहिए. क्या कंसिडरेशन का एडिक्वेसी जरूरी है?
नॉट एट ऑल। क्या कंसिडरेशन रियल होना चाहिए? यस। इल्यूजरी हो तो नहीं चलेगा। एक हमारा रूल है, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, है ना। देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट कैनॉट बी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है, किधर गई तनुजा? हाँ, मेरे को तनुजा को 500 रुपए देने थे और तनुजा को प्रिया को 500 रुपए देने थे। तनुजा ने मेरे को कल क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, मैम एक काम करो सीधा प्रिया को दे दो। क्या वो जो कंसिडरेशन है वो मूव हुआ? राइट। क्या कंसिडरेशन में कोई थर्ड पार्टी आ गया? सो देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन। स्ट्रेंजर मतलब थर्ड पार्टी कोई भी। सो देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, स्पेसिफिकली मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, इसके लिए आपने पैसा दिया। मेरे जगह पे अगर मैंने किसी और को भेज दिया या मेरे किसी रिलेटिव को भेज दिया तो आप पढ़ोगे उससे, उसको ही पढ़ाओगे, है ना। सो अल्टीमेटली जहां दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म बाय दिस टू पीपल ओनली। बट जहां पे कंसिडरेशन की बात आती है तो क्या कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर हो तो चलेगा? अपने को चलेगा। कंसिडरेशन मतलब अल्टीमेटली जो भी रिटर्न मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है, क्या वो हम किसी को दिलवा सकते हैं? जैसे मेरे को आपके पैसे आने हैं, मेरे को किसी और को पैसे देने हैं, मैंने क्या बोला, एक काम करो मेरे को पैसा मत दो, डायरेक्टली उसको जाकर दे दो। दैट विल बी नथिंग बट स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट तो हम दोनों के बीच में हुआ है, फिर मैंने तीसरे को क्यों लाया? क्योंकि ये कंसिडरेशन की बात थी। बट कॉन्ट्रैक्ट जैसे क्या मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी अगर दो लोगों का शादी डिसाइड हुआ है, दो लोगों का शादी फिक्स हुआ है, तो दो लोगों ने ही करना चाहिए, है ना। अल्टीमेटली द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म बाय दीज टू पीपल ओनली। स्ट्रेंजर नहीं चाहिए वहां पे, नहीं तो नकुल और पिंकी की शादी फिक्स हो गई और नकुल की जगह पे कोई तीसरा ही दुल्ले राजा जाकर बैठा। सो कोई भी जाके बैठा स्ट्रेंजर, मतलब जो कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है। सो ऐसा नहीं हो सकता है, ये इनवैलिड माना जाएगा। सो देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट कैनॉट बी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बट क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस थे? क्या थे एक्सेप्शन? वन बाय वन बोलोगे? बोल जयेश। देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट कैनॉट बी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके कुछ एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शन के एक्सेप्शनल केसेस में क्या होगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर रहेगा? हाँ, क्या थे एक्सेप्शंस? फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट, एजेंसी, अल्टीमेटली इस्टॉपल। अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई बेनिफिशियरी हो, भले ही वो थर्ड पर्सन हो, बट क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है? हाँ कर सकता है, बिकॉज वो बेनिफिशियरी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है सोहन लाल का। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कल के कल सॉल्व करना है। सोहन लाल, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए, सोहनलाल सोल्ड 10 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू मोहनलाल। 25 सितंबर को सेल किया है 25 लाख रुपए में प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, इधर वो कंडीशन फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, यू हैव टू चेक एंड आंसर इट अकॉर्डिंगली। अगर तुम लोगों को नहीं जमा तो मैं कल सॉल्व करवा के दूंगी, बट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन जैसे आता है वैसे। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर रेगुलर नोट्स जो मैंने लिखवा के दिए हैं, उसकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। Then we are starting with the next unit, that is other essential elements of valid contract. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स है? कितने हैं मेरे को पहले बोलो। 10 है, 10। क्या उसमें से एग्रीमेंट वाज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट? यस। क्या उसमें से कंसिडरेशन वाज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट? यस। बचे हुए क्या? टू पार्टीज है, फ्री कंसेंट है, देन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, देन अदर फॉर्मेलिटीज है,
possibility of performance, certainty of meaning. These are the 10 essential element of enforceability. और हर एक एलिमेंट को डिटेल में पढ़ना है. हमने अभी कौन से एलिमेंट को डिटेल में पढ़ा? कंसिडरेशन. अभी बाकी बचे जो एलिमेंट्स है उसको डिटेल में पढ़ेंगे. क्या उसमें कंपिटेंसी था? कैपेसिटी. कैपेसिटी मतलब कंपिटेंसी. तो कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट है? सेक्शन 11 में दिया हुआ है. एक तो वो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मेजर. मेजर मतलब 18 साल के बाली उम्र को क्रॉस किया हुआ होना चाहिए. 18 ईयर्स प्लस 1 डे भी चलेगा. हाँ, 18 ईयर्स प्लस 1 डे भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. वो पर्सन 18 साल के ऊपर का होना चाहिए. साउंड माइंड होना चाहिए. साउंड माइंड का मतलब होता है एक वाइज पर्सन जो कि डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी में है. और नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है कि कोई पर्सन को स्पेसिफिकली लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से मना या प्रोहिबिट नहीं किया हुआ होना चाहिए. तो ऐसे में कौन आएगा? इंसॉल्वेंट. क्या इंसॉल्वेंट लोगों पे कॉन्ट्रैक्ट करने से ऑलरेडी कोर्ट ऑफ लॉ ने मना किया है? हाँ, इंसॉल्वेंट लोग ना कहीं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना कोई कंपनी का सीईओ बन सकते हैं, ना डायरेक्टर, है ना, नहीं कर सकते. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ, वी हैव सम लिस्ट ऑफ पीपल जिनको स्पेसिफिकली लॉ ने क्या करने से मना किया है? कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया है. एज ऑफ मेजोरिटी मतलब 18 साल के ऊपर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स. अभी माइनर के रिलेटिंग कुछ लॉज है. माइनर के रिलेटिंग कुछ लॉज है. अगर कोई पर्सन 18 साल के ऊपर का हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. ये बात समझ गई. बट अगर कोई 18 साल के नीचे का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे तो वो माना जाएगा वॉइड एब इनिशियो. वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग. पहले से ही ये वॉइड है. मतलब जैसे एक मेजर पर्सन है मोटू. ओके, मोटू इज अ मेजर 18 साल के ऊपर का, और एक है छोटू 18 साल के नीचे का. अभी ये जो मोटू ने क्या किया, छोटू को 5,000 रुपए उधार दे दिया. 5,000 रुपए उधार दिया. छोटू को ऐसे ही चाहिए थे कुछ रीजन के लिए पैसा. तो ये वाले केस में क्या मिस्टर मोटू वो पैसा रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. अगर कल जाके मोटू का पैसा छोटू ने नहीं दिया तो मोटू कोर्ट में चला गया, बोले इसको मैंने उधारी दिया था 5,000 का, बट इसने पैसा ही नहीं लौटाया. ये केस में कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा? आपने उधारी दिया ही क्यों? आपको पता है कि अगर किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वॉइड एब इनिशियो बन जाएगा. तो अल्टीमेटली माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पर्सन को ही गलत साबित किया जाएगा, भले ही उसमें माइनर की गलती हो. भले ही उसमें माइनर की गलती हो. बट वही छोटू के जगह पे अगर कोई मेजर होता था तो वो 5,000 रुपया वसूल कर सकता था मोटू. डेफिनेटली उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर 5,000 रुपया वसूल करने का पूरा राइट था. सो द कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग. अगर किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो पहले से ही वॉइड माना जाएगा. वॉइड मतलब आप एंटर ही नहीं कर पाओगे. अगर आप एंटर ही नहीं कर पाओगे तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ही क्यों? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है डीजी वर्सेस मोरी बीवी. सो क्या है, एक मिस्टर डी नाम का, डीजी नाम का एक मिस्टर डी माइनर है, और उसने क्या किया, एक मनी लेंडर से उधारी लिया, 10-20 हजार का कुछ उधारी लिया. तो ये मनी लेंडर ने क्या किया, बदले में उसका साइकिल एज अ मॉर्गेज गिरवी रखवाया, सिक्योरिटी गिरवी रखवाया. 20,000 रुपए के लिए साइकिल गिरवी रखवाया. बोले अगर आपने 20,000 रुपया नहीं दिया तो हम किस में से वसूल करेंगे. कल जाके माइनर पैसा देने को मुकर गया, बोले जाओ मैं नहीं देता आपका पैसा. तो क्या वो मनी लेंडर साइकिल बेच के उसका पैसा रिकवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनी लेंडर का माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही क्या था, करना ही वॉइड एब इनिशियो था. तो ये जो मनी लेंडर कोर्ट ऑफ लॉ में चला गया और बोला कि सर ये 20,000 रुपए नहीं दे रहा है, तो मैंने जो सिक्योरिटी रखा था, मॉर्गेज साइकिल रखा था, उसको मैं सेल करना चाहता हूँ. तो कोर्ट ने बोला सबसे पहली बात तो आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो. तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो तो सिक्योरिटी लेने का सवाल ही नहीं. आपको माइनर की साइकिल वापस लौटानी पड़ेगी. तो उसको जो मनी लेंडर है उसको माइनर का साइकिल वापस लौटाना पड़ा. जो सिक्योरिटी रखा था वो 20,000 रुपए का,
वो बोले सर कोई बात नहीं, मैं सिक्योरिटी लौटाने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे 20,000 रुपए का क्या, वो तो मैंने एज ए लोन दिया था, कैश में दिया था, और माइनर ने लोन को वापस करने का प्रॉमिस दिया था, उसको उठाओ। वैष्णवी के पीछे जो है वो आर्या को, सो बीमार है, बीमार है। सो माइनर को पैसा, पैसा मुझे मेरा वापस चाहिए, मैंने तो लोन दिया था, उसमें मेरी थोड़ी गलती थी। कोर्ट से अगेन डिसीजन आया, आपने लोन दिया, नॉट नो प्रॉब्लम फाइन, बट लोन किसको दिया, माइनर को। क्या माइनर लोन रीपेइंग कैपेबिलिटी में है क्या? नो, माइनर इज नॉट इन कैपेबिलिटी टू रीपे द लोन बिकॉज द एग्रीमेंट मेड विथ माइनर इज कंसिडर एज void ab initio। ना ही आप माइनर से सिक्योरिटी ले सकते हो, ना ही आप माइनर को लोन दे सकते हो। So contract made with minor is void ab initio, मतलब void from the beginning, void from the beginning। क्या आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो? कर ही नहीं सकते हो। और अगर किसी मेजर ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, गलती किसकी? गलती मेजर की मानी जाएगी कोर्ट की तरफ से। क्या मेजर को रिइंबर्समेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। रैटिफिकेशन का मतलब होता है क्या? फर्दर चेंज। अभी हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा, रैटिफिकेशन का मतलब होता है फर्दर चेंज। जैसे कि एक माइनर है, उसने सोचा मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉमिसरी नोट साइन करता हूँ। प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है कि आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो टू पे। प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे। सो एक माइनर है, वो 17 17.5 साल का है, उसने क्या किया, मैं एक प्रॉमिसरी नोट लिखता हूँ बोले, और प्रॉमिसरी नोट के ऊपर जो पेमेंट की डेट है वो मैं रखूंगा जब 18 साल का हो जाऊंगा तब। मतलब 17.5 साल का माइनर, so he is promising to pay Mr. XYZ so and so amount on the date after 1 year। so क्या after 1 year वो मेजर हो जाएगा? he will be major after 1 year, but वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड मानी जाएगी? नहीं, दैट विल बी कंसिडर एज void। द रीजन बिहाइंड दैट इज नो वन कैन रेटिफाई कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। मतलब क्या, माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कब किया था? जब वो माइनर था। तो जब वो माइनर था तब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, भले ही वो मेजर हो जाए, बट कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कब था? जब वो माइनर था। सो इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं कर सकता है, रेटिफाई नहीं कर सकता है, फर्दर चेंज नहीं कर सकता है, तो वो void माना जाएगा। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी एंड कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि दो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के मजे उठाना या लुफ्त उठाना। जैसे पार्टनरशिप का एक कंसेप्ट है कि माइनर कैन बी पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, है ना? माइनर कैन बी पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। सो अगर 18 साल के नीचे का कोई पर्सन है तो वो पार्टनर बन सकता है, बट उसको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का बेनिफिट मिलेगा। सो अल्टीमेटली माइनर क्या हो गया? बेनिफिशियरी हो गया। बट हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या बोलता है? माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना क्या है? वॉइड ab initio है। बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 30 क्या बोलता है कि सेक्शन 30 क्या बोलता है कि अगर किसी माइनर को बाकी सारे पार्टनर के कंसेंट से हम पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री दे सकते हैं, बट उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का बेनिफिट मिलेगा, लॉस के लिए वो लाइबल नहीं होगा। सो दैट्स हाउ माइनर विल बी बेनिफिशियरी। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर प्लीड करना मतलब गिड़गिड़ाना। माइनर हमेशा बोल सकता है मैं तो छोटा हूँ, माइनर हूँ, मैं कहाँ से दूंगा पैसे। भले ही उसने आपको फॉल्सली रिप्रेजेंट किया कि मैं मेजर हूँ, झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के लोन लिया किसी से, पर जब लोन रीपेमेंट करने की बारी आई तो वो बोल रहा है मैं तो मेजर हूं ही नहीं, मैं तो माइनर हूं, मैं कहां से पैसे दूंगा। तो अल्टीमेटली क्या माइनर उसका माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है? कर सकता है। नेसेसरीज, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज का मतलब होता है कि अल्टीमेटली अभी के हिसाब से फूड, शेल्टर, क्लॉथ, एजुकेशन ये नेसेसिटीज है, बट दे कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले भी बोला था, अगर किसी को नंबर है, चश्मे का नंबर है, स्पेक्स है, तो क्या उसके लिए वो स्पेक्स नेसेसिटी बन जाएगा? हाँ। या किसी के लिए नंबर नहीं है तो क्या उसके लिए लग्जरी बन जाएगा? जैसे गॉगल पहनते लोग, सो दैट विल बी लग्जरी फॉर द पर्सन। सो नेसेसिटीज का डेफिनेशन विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
अभी अगर माइनर को कोई नेसेसरी के लिए, एजुकेशन के लिए या ऑनलाइन क्लासेस करना है, उसके लिए लैपटॉप बाय करने के लिए पैसा प्रोवाइड करे, या कोई भी माइनर को नेसेसरीज के लिए अगर पैसा प्रोवाइड किया जाता है, तो वो केस में माइनर का प्रॉपर्टी लाइबल होता है उसको रीपे करने के लिए। एक बात बताओ, अगर माइनर को कुछ पैसा दिया, माइनर को कुछ पैसा दिया, मनी लेंड किया, तो क्या वो वापस रिकवर कर पाएंगे? नहीं करेंगे। रीजन बोलो उसका, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड एप इनिशियो, इसके लिए रिकवर नहीं होगा। बट ओनली इन केस ऑफ नेसेसिटीज मनी गिवन टू माइनर कैन बी रिकवर्ड, बट ओनली अप टू एक्सटेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी। जैसे ये एक माइनर है, छोटू एक माइनर है, और छोटू को क्या है, छोटू को पेरेंट्स वगैरह नहीं है, पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स नहीं है अभी इस दुनिया में, तो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी छोटू के नाम पे वो छोड़ के चले गए, प्रॉपर्टी की अमाउंट है 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीस का प्रॉपर्टी है। अभी ये छोटू को सिर्फ 50 लाख रुपए के प्रॉपर्टी से कुछ होने वाला है क्या? खाने के लिए अनाज चाहिए, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो ये छोटू को क्या करना है, क्लासेस करने हैं, क्लासेस करने हैं, उसके लिए उसको ऑनलाइन क्लासेस है, उसके लिए उसको एक लैपटॉप की जरूरत है। उसके पास ये प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कैश में इतना पैसा नहीं है कि वो एक 40,000 रुपए का लैपटॉप बाय करे, तो उसको जरूरत थी 40,000 रुपए की। ये छोटू ने 40,000 रुपए उधार लिए, किससे? मिस्टर मोटू से, जो कि कौन है? मेजर है। मिस्टर मोटू है मेजर। अभी वैसे, अभी तक आपको जितना नॉलेज है उसके हिसाब से क्या मोटू 40,000 दिए हुए पैसे वापस ले सकता है? अभी तक के नॉलेज के हिसाब से बोलो, नहीं ले सकता है। बट ये 40,000 रुपए देने के पीछे रीजन क्या है? एजुकेशन, उसको ऑनलाइन क्लासेस करना है, दैट कुड बी द नेसेसिटीज में आएगा। तो ये 40,000 रुपए वापस रिइंबर्स करने के लिए मिस्टर मोटू इज 100% लाइबल। सो मिस्टर मोटू क्या करके रिइंबर्स करेगा पैसे? मिस्टर मोटू विल रिकवर द अमाउंट ऑफ नेसेसरीज प्रोवाइडेड टू माइनर फ्रॉम द माइनर्स प्रॉपर्टी। माइनर के पास प्रॉपर्टी कितना है? 50 लाख, उसमें से 40,000 वसूल कर सकता है? हाँ कर सकता है। इमेजिन करो, माइनर के पास सिर्फ 30,000 का प्रॉपर्टी होता तो कितना रिकवर कर पाता था? तो ओनली 30,000। सो एनी मेजर पर्सन, if any major person provide some amount for the necessaries to any minor person, then it can be recovered from the property of minor only up to the extent of property। और इमेजिन करो प्रॉपर्टी कुछ है ही नहीं, तो फिर भी 40,000 दिया, अब क्या करें? तो वो नॉन रिकवरेबल है, तो अल्टीमेटली वो पैसा रिकवर नहीं होगा। जितनी प्रॉपर्टी है उतना ही रिकवर होगा। 40,000 दिया है, 20 की प्रॉपर्टी है, 20 रिकवर करो। 50,000 की प्रॉपर्टी है, 40,000 दिया है, पूरा 40,000 रिकवर करो। 40,000 दिया है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो 0 रिकवर होगा, कुछ भी रिकवर नहीं होगा। सो इन केस ऑफ नेसेसिटीज प्रोवाइडेड टू द माइनर, it can be recovered from his property only up to the extent of his property। जितनी प्रॉपर्टी है उतना ही रिकवर कर पाओगे, उससे ना ज्यादा ना ही कम। ऐसे कर सकता है क्या कि 20,000 ही प्रॉपर्टी है, 40,000 दी है, 20,000 तो वसूल कर लिए, और बचे हुए 20,000 के लिए माइनर को बोला चल तू मेरे घर पे 2 महीने काम कर? पॉसिबल? नो पर्सन कैन हेल्ड माइनर पर्सनली लाइबल। माइनर को पर्सनली लाइबल करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। Minor cannot be held personally liable. Only minor's property, that too for the necessaries, will be held liable up to extent of necessities, not more than that। But अभी क्या है कि जैसे एक माइनर है, उसके पास रिक्वायर्ड स्टफ ऑफ नेसेसरीज है, उसके पास ऑलरेडी 2-2 लैपटॉप है, ऑलरेडी खाने पीने के लिए अच्छा सामान है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, फिर भी हमने क्या सोचा कि अरे इसके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, एक काम करेंगे, इसको नेसेसरीज प्रोवाइड करेंगे एंड देन वी विल रिकवर फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। आपका ऐसे फ्रॉडुलेंट मोटिव है। बट क्या उसको वो चीज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका रिक्वायरमेंट है या नहीं है? दैट वुड बी कंसिडर। अगर माइनर को वो चीज का रिक्वायरमेंट है, तभी जाके क्या हो सकता है, उसको, माइनर को वो चीज का रिक्वायरमेंट है, तभी जाके उसको, गौरव क्या हो गया?
तभी जाके उसको क्या किया जा सकता है, उसके प्रॉपर्टी में से क्लेम किया जा सकता है. सो माइनर शुड, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर द सपोर्ट इन लाइफ स्टेशन ऑफ द माइनर. माइनर के सपोर्ट के लिए अगर कोई गुड्स है तो वो हमने प्रोवाइड किया होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, माइनर must not have already a sufficient supply of this good. माइनर के पास ऑलरेडी वो गुड्स का सप्लाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके पास चावल पड़ा है, हम और बोल रहे खा नहीं ठूस तू, और हमारा इंटेंशन है कि उसके प्रॉपर्टी में से रिकवर करना है. सो दैट शुड नॉट बी द केस. माइनर के बिहाफ पे क्या कोई गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? हाँ, एनी गार्डियन कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर. माइनर के बिहाफ पे गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सिबल कब होगा? जब माइनर के बेनिफिट में होगा. जब अगर गार्डियन मतलब क्या, केयर टेकर. माइनर के लेट से पेरेंट्स नहीं है और उसका कोई केयर टेकर है, केयर टेकर माइनर के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डिसीजन में एंटर कर रहा है, तो वो केस में अगर वो बेनिफिशियल टू द माइनर है तभी जाके वो माइनर पे लाइबल होगा. बेनिफिशियल टू द माइनर नहीं है तो दैट वोंट बी बाइंडिंग अपॉन द माइनर. क्या माइनर कभी इंस्टॉलमेंट हो सकता है? नॉट अ टर्न, नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि माइनर के पास एसेट एंड लाइबिलिटीज नहीं है. अगर होगे तो भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एसेट एंड लाइबिलिटीज इक्वल हो जाएंगे. माइनर के लाइबिलिटीज कभी उसके एसेट से बढ़ते नहीं है. माइनर के लाइबिलिटीज एसेट से नहीं बढ़ेंगे बिकॉज अल्टीमेटली माइनर इज नॉट पर्सनली पेइंग ऑल हिज डेट. सो वो कभी इंसॉल्वेंट होगा ही नहीं. ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स आर पेइंग द डेट्स, सो दे आर लाइबल नॉट द माइनर. इसके लिए माइनर कैन नेवर बी इंसॉल्वेंट. अगर किसी माइनर और अडल्ट ने ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट किया है तो सामने वाले पार्टी को पता नहीं है, एक माइनर और अडल्ट गए उसके पास लोन लेने. अभी ये जो माइनर है कोई बड़ा, कोई बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, तो वो माइनर को देख के सामने वाले मनी लेंडर ने क्या कर दिया, लोन दे दिया. लोन दे दिया, उसको लगा कि ये 18 साल के ऊपर होगा और अगर मेरा पैसा इनको दूं तो पैसा डूबने के चांसेस ही नहीं है, ऐसा मनी लेंडर को लगा. बट बाद में पता चला कि वो कौन है, माइनर है. तो पूरे के पूरे लोन अमाउंट के लिए हु इज लाइबल? ओनली मेजर पर्सन विल बी लाइबल, क्योंकि अल्टीमेटली द कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड ab initio. माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में कोई गारंटी ले सकता है, बट वो गारंटर कैसा चाहिए? मेजर चाहिए. क्या माइनर भी शेयर होल्डर? माइनर शेयर खरीद सकता है बट इन द नेम ऑफ समवन एल्स, दैट इज गार्डियन, जो होना चाहिए मेजर. एक कंसेप्ट है टॉर्ट्स, लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स. टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग. माइनर इज नॉट लाइबल फॉर एनीथिंग, बट नेसेसरीज के लिए क्या लाइबल होगी, माइनर की प्रॉपर्टी वुड बी लाइबल. बट ये जो सिविल रॉन्ग है, जो टॉर्ट्स है, इसके लिए माइनर का प्रॉपर्टी वुड बी लाइबल. सेम लाइक नेसेसरीज, सेम लाइक नेसेसरीज. अगर माइनर की गलती की वजह से किसी को कोई नुकसान होता है, बट कौन सा केस हुआ? हम्म. सी, पेरेंट्स आर नॉट लाइबल फॉर द एक्सीडेंट. एक्सीडेंट की जो सजा है वो लड़के को ही मिलने वाली. दैट माइनर इज लाइबल. पेरेंट्स आर लाइबल क्योंकि उन्होंने अलाउ किया, जो कि हाँ, एक माइनर को गाड़ी देना इज ऑल्सो ऑफेंस. इसके लिए वो लाइबल है. उसकी पनिशमेंट पेरेंट्स को नहीं मिलेगी, उसकी पनिशमेंट उसको ही मिलेगी.
पेरेंट्स से चुराई है, बट पर्सन में मतलब वो जो अभी लड़का लायबल है, दैट विल बी लायबल। बट कुछ ऐसे प्रूफ्स आए कि उनके पेरेंट्स ने उसको गिफ्ट में दी है गाड़ी। अग्रीड पार्टी को कंपेंसेशन किस में से जाएगा? वैसे सी टेक्निकली तो कंपेंसेशन माइनर के पर्सनल इसमें से जाना चाहिए, बट कुछ केसेस यहाँ पे ऐसे कि वो माइनर पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तो पेरेंट्स विल बी कंसिडर एज गार्डियन, सो गार्डियन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्राइम। सो सिविल रॉन्ग का चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल देने वाली थी, बट दैट्स अ गुड एग्जाम्पल। अभी जो पॉर्श का केस हुआ है वो सबको पता है, सो दैट इज नथिंग बट द सिविल रॉन्ग। अगर कुछ सिविल रॉन्ग है तो उसके लिए माइनर इज पर्सनली लाइबल, बट दैट टू अप टू एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, नॉट मोर देन दैट। हाँ, अगर गार्डियन के जगह पे पेरेंट्स ही रह रहे हो तो अल्टीमेटली गार्डियन दैट इज पेरेंट्स विल बी लाइबल। माइनर के कुछ कंसेप्ट है, समझ गए? माइनर कैनॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था मैंने, सेम बोलती हूँ। जो छोटू है एक माइनर है और उसको गाड़ियों का बहुत शौक है, उसके फादर के एक फ्रेंड है, फादर के फ्रेंड का गाड़ियों का शोरूम है, जैसे जूम कार या जूम बाइक। जूम बाइक होती है क्या? नहीं होती है, जूम कार। हाँ, सो जूम कार का शोरूम है। सो क्या हुआ, वो माइनर चले गया, पापा के परमिशन के बगैर चले गया, बोले अंकल मेरे को पापा ने भेजा है, पापा ने भेजा है, बोले उन्होंने बोला है कि मेरे साथ गाड़ी भिजवाने को। तो अभी ये जो अंकल है इन्होंने भी क्या कर दिया, ब्लाइंड ट्रस्ट कर दिया माइनर पे और उसको गाड़ी दे दी। अभी आते आते माइनर ने गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंटली ठोक दिया, गाड़ी का खराबा हो गया, पूरी गाड़ी आगे से टूट गई है, मिरर विरर टूट गया, गाड़ी का हो गया 50,000 का नुकसान हो गया जूम कार का। ये केस में बताओ वो गाड़ी देने वाले अंकल लायबल है कि माइनर के पप्पा लायबल है? बोलो, लायबल है गाड़ी देने वाले अंकल, क्योंकि माइनर कैनॉट हेल्ड हिज पेरेंट बाउंड और पेरेंट्स आर नॉट बाउंड बाय द माइनर्स डिसीजन। माइनर ने बिना पेरेंट की कंसेंट से खुद ही गया। अभी ये जो अंकल है उनको समझना चाहिए कि क्या मैं किसी माइनर को गाड़ी दे रहा हूँ, देनी चाहिए या नहीं, या फिर बिफोर अलॉटिंग द कार उन्होंने क्या करना चाहिए था, उनके फादर से बात करना चाहिए था कि सच में आपने गाड़ी मांगी या नहीं। सो अल्टीमेटली यहाँ पे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली की ही क्या मानी जाएगी, गलती मानी जाएगी, एंड दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट द माइनर, नॉट द पेरेंट्स ऑफ माइनर। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि साउंड है। अभी एक आधा पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड होता है, मतलब हमेशा येड़ा येड़ा होता है, बट हमेशा येड़ा रहता है वो, हमेशा उसको झटके आते रहते हैं, बट दिन के कुछ ऐसे 2-4 घंटे हैं, वो 2-4 घंटे में वो साउंड रहता है, होशियार रहता है, वाइज रहता है, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी में रहता है। तो यहाँ पे वो टाइम पे क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? हाँ कर सकता है। या फिर एक आध कोई पर्सन यूजुअली हमेशा साउंड माइंड रहता है, बट कभी कभी उसको पागल के दौरे पड़ते हैं, तो वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, बट जब वो साउंड माइंड रहता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अल्टीमेटली कोई भी पर्सन जब वो साउंड माइंड रहता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब वो अनसाउंड माइंड रहता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर अनसाउंड माइंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करे तो दैट विल बी कंसिडर एज वॉइड, और माइनर कॉन्ट्रैक्ट करे तो दैट विल बी कंसिडर एज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। और एक लिस्ट था हमारे पास, डिस्क्वालिफाइड पर्सन, फॉलोइंग पर्सन आर इन द कैटेगरी फॉरेन सोवर्जेंस, फॉरेन एम्बेसडर्स, एलियन इनेमी, कॉर्पोरेशंस, कॉन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट्स। जो फॉरेन एम्बेसडर्स है मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो अगर इंडिया में आके रह रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि वो यहाँ पे कोई कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, या कोई कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते, या कोई जगह पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि इनको स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिसअलाउ किया है। या फिर अगर कोई इनसॉल्वेंट पर्सन है या एलियन एनिमी है जैसे चाइना,
बीच में इंडियन इनेमी था, चाइना के सारे एप्स बैन कर दिए थे. सो अल्टीमेटली जिनको स्पेसिफिकली बोला है गवर्नमेंट ने, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. हाँ, मेरे दिमाग में एक चीज थी कि 1.5 आवर अपना लेक्चर रहता है ना, सो 1 आवर रिविजन और 1/2 आवर सोगा, चलेगा? नहीं, उल्टा किया तो नहीं, यही ऑप्शन है, चलेगा क्या बोलो? किसी एक को भी नहीं चला तो मैं अभी जो एक्सरसाइज चालू है वो ये करूंगी. सैटरडे और मंडे. मुझे सबका कंसेंट चाहिए, एवरीवन. मन में सोचो एक सेकंड के लिए, मतलब इमेजिन करो कि क्या होगा, या फिर ऐसे करके देखे. यहां से एक आवाज आई, कंफ्यूज होगा. पॉसिबल, पॉसिबल. किसको लगता है मैम कंफ्यूज होगा? मत करो. ठीक है, बाकी के लोगों को लगता है किया तो चलेगा. दैट इज रिलेटेड बट ऑफ कोर्स दैट इज डिफरेंट. सो यस, आपको लगता है कि कंफ्यूज होगा, तो आई कैन मेक श्योर कि कंफ्यूज ना हो. I will make sure कि confused ना हो. Every concept is different. See, sound mind is different, minor is different, goods is different, sell is different. Every concept is different, no doubt. But still आपको confuse होने के chances है, ऐसा लग रहा है. ठीक है, done. Okay, okay, okay. So we will continue with Indian Contract Act, no problem. We will continue with Indian Contract Act 1872, no problem. Okay. सबको चलेगा इधर. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ. फ्री कंसेंट. कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट वाज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का सेक्शन क्या है? 11 तो कॉम्पिटेंसी का है. कंसेंट, तेरा कंसेंट दे. इस तेरा सेक्शन 13, तेरा कंसेंट दे. सेक्शन 13 कंसेंट. प्री कंसेंट सेक्शन 14. सो कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए. कंसेंट शुड ऑलवेज बी फ्री. पर आप सोचोगे कि जो कंसेंट फ्री नहीं है वो कैसी होगी? द कंसेंट विच इज नॉट फ्री is caused by CUFM. C for coercion, U for undue influence, F for fraud and M for misrepresentation. क्या होता है कोअर्जन? कोअर्जन का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना, सुसाइडल धमकी देना, किसी पर्सन को डराना धमकाना, या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करने की धमकी देना. दैट विल बी नथिंग बट कोअर्जन. देख प्रॉपर्टी के पेपर पे, कल ही मैंने बोला था ना, देख प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर, नहीं तो यहाँ से कूद जाऊंगा. देख प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर, नहीं तो ये गन है, सारी गोलियां सर में. ये टाइप का धमकी इज नथिंग बट कोअर्जन. अगर धमकी के डर से क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? हाँ कर सकता है. बट वहां पे क्या कंसेंट फ्री रहेगा? वहां पे कंसेंट वोंट बी फ्री. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोर्जन से एंटर किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? इट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट जो कि CUFM द्वारा क्या किए गए हैं? एंटर किए गए हैं. सो वन पार्टी की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइडेबल बन जाएगा. अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई मनी, पैसा दिया है एडवांस में, तो वो क्या करना चाहिए? रीपे करना चाहिए.
ये आजोबा है, 2-4 बाल बचे सर पे। ये आजोबा के सर पे गन रखी है किसने? गुंडों की। और गन रख के उनकी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी कितने में ली थी? 20 लाख रुपए में। बोले पहले प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करो, ये लो 20 लाख रुपए। गुंडे ने 20 लाख रुपए साथ में लेके आया था। सो गुंडे ने क्या किया, आजोबा को जान से मारने की धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया। क्या ये कोर्जन लगता है आपको? यस, दैट विल बी अ केस ऑफ कोर्जन, हेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी voidable at the option of whom? आजोबा। voidable at the option of aggrieved party, दुखी आत्मा। आजोबा दुखी आत्मा है, तो उनके एंड पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? voidable हो गया। तो आजोबा ने 20 लाख रुपए ले लिए और फॉर द टाइम बिंग साइन करके दे दिया। और बाद में आजोबा पुलिस के पास गए, बोले मेरे साथ गलत हुआ है, और बाद में आजोबा ने ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? अवॉइड किया, वॉइड किया। बट 20 लाख के बैग तो उनके पास ही है। अब आजोबा will have to return to the गुंडू भाई, return to the police, whatever. So अगर voidable contract के अंदर किसी अग्रीव पार्टी ने कुछ बेनिफिट रिसीव किया है, तो that benefit should be returned back to the court. और देन अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू का मतलब होता है गलत, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है डोमिनेट करना, किसी को पावर का, किसी के पावर का मिसयूज करना, दैट इज नथिंग बट अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे छोटे भाई बहन, आजकल के छोटे भाई ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, धमकीबाज होते हैं। छोटे भाई बहन ने आपको अगर धमकी दिया, या आपने बड़े जो भी है आप धमकी देते होगे, या आपके भाई बहन सिबलिंग्स देते होगे, तो ये क्या हो गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, पावर का मिसयूज करना हुआ। अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए देयर शुड बी सम रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज के बीच में क्या चाहिए होता है? रिलेशन होता है, रिलेशन चाहिए होता है। आइदर आपका ब्लड रिलेशन हो या फिर फिड्यूशरी रिलेशन। फिड्यूशरी का मतलब होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में होता है, जैसे टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में होता है, जैसे बॉस एंड एम्प्लॉय के बीच में होता है, बॉस एंड एम्प्लॉय के बीच में होता है, दैट इज नथिंग बट फिड्यूशरी रिलेशनशिप। अगर उसका गलत फायदा, मतलब नॉर्मल सर्दी बुखार के लिए एक पेशेंट गया है डॉक्टर के पास, और वो डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं आपको बहुत बीमार हो गए हो, आपको एडमिट करना पड़ेगा, 3-4 दिन तो एडमिट ही करना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे ऐट लिए उससे। सो यहाँ पे क्या डॉक्टर पेशेंट ने अंडर इन्फ्लुएंस किया डॉक्टर ने पेशेंट के ऊपर? यस, डॉक्टर ने उसकी पावर का मिसयूज किया। पावर का मिसयूज करके अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है तो वो माना जाएगा अंडर इन्फ्लुएंस। अगर हम आपके में से एक आधे स्टूडेंट का कार का शोरूम है और मेरे हाथ में ऐसा तो कुछ पावर नहीं है, इमेजिन करो मेरे हाथ में पावर है आपको इंस्टीट्यूट में पास या फेल करने का, तो मैंने धमकी दी, मैंने शर्वरी किधर है, मिताली, मैंने मिताली को धमकी दी, मैंने मिताली को धमकी दी कि देख तू, तेरा जो घर पे गाड़ी का शोरूम है, होगी 20-25 लाख रुपए की एक गाड़ी, मेरे नाम पे एकदम सस्ते दाम में कर दे, 25,000 30,000 में कर दे मेरे नाम पे गाड़ी, मैं नहीं तो तेरे को फेल करवा दूंगी। अल्टीमेटली उसका कंसेंट न होते हुए भी क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया? हाँ, डर के वजह से, डर के वजह से कि वो फेल ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या मैंने उस पर अंडर इन्फ्लुएंस किया? हाँ किया। अंडर इन्फ्लुएंस के लिए आइदर आपकी रियल और अपीरेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, रियल मतलब आपके जो भी ब्लड रिलेशन है, या फिर देयर शुड बी सम फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट वाला। मेंटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि जैसे एक एज हो चुका है या कोई मेंटली इल है, मेंटली अनहेल्दी है, उसका कोई केयर टेकर है, जैसे नर्स रखी हुई है, नर्स ने क्या किया, एक पेशेंट को अल्जाइमर है, भूलने की बीमारी है, और नर्स ने उसका गलत फायदा उठा के प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा दिए या पैसा वगैरह ले लिया उसके नाम पे, तो वो भी क्या माना जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस ही माना जाएगा। या किसी का अनफेयर एडवांटेज उठाना विल ऑल्सो बी कंसिडर एज अनड्यू इन्फ्लुएंस।
और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो क्या वो फ्री कंसेंट माना जाएगा? दैट वोंट बी कंसिडर एज फ्री कंसेंट. अनड्यू इन्फ्लुएंस का ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? अनड्यू एडवांटेज लेने का. अनड्यू एडवांटेज लेने का. जैसे आपके फादर है, जैसे आपके फादर आप नहीं चाहते हुए भी आपको क्या करते हैं? क्लास को भेज रहे हैं, जा क्लास को जा, पढ़ाई कर, टाइम से जा, होमवर्क कर. तो क्या ये उन्होंने उनकी पावर का मिसयूज किया? आपको लगता है, बट वो नहीं किया है. क्योंकि क्योंकि यहाँ पे अनड्यू एडवांटेज नहीं है ना, इसमें उनका फायदा थोड़ी है. इसमें किसका फायदा है? अल्टीमेटली आपका फायदा है. सो अनड्यू एडवांटेज तभी माना जाएगा या अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी माना जाएगा जब जो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसमें उसका फायदा है. जैसे अभी आज का ये एग्जाम्पल, मैंने सबकी जगह बदल दी, किसको किधर बिठा दिया. क्या मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया पावर का? मेरे अभी आपको हाँ लगता है, बट आंसर इज नो. ये सब करके मेरे को क्या मिलेगा? सो ठीक है. हाँ. सो अल्टीमेटली मैंने जो एक एक्ट किया है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा, है ना गौरव? अनड्यू हाँ बोल रहा है. सो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा. दैट विल बी, क्योंकि उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है. मेरा कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली आपका फायदा है. भले दो पार्टीज के बीच में फिड्यूशरी रिलेशन हो या रियल एंड अपीयरेंट अथॉरिटी हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी माना जाएगा जब सामने वाले पर्सन को क्या हो? अनड्यू एडवांटेज मिले तो ही. इसमें मेरा कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं है. मैं आपको चुप बिठाऊं, आपकी जगह बदल कराऊं, इसमें सच में मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अल्टीमेटली आप ज्यादा पढ़ो ये मेरा इंटेंशन होता है. चलो समझेगा, बाद में समझेगा. नेक्स्ट इज burden of proof. When the party to a contract decide to avoid on the ground of undue influence, अगर कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहती है ये बोल के कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो उसके साथ क्या बातें चल रही है, क्या हो रहा है? तो उसके पास प्रूफ चाहिए कि क्या हुआ है मेरे साथ, सच में क्या हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है. Other party should be in position to dominate the will. Then other party actually uses position to obtain the consent of the other party. और ट्रांजेक्शन शुड बी अनफेयर. अगर ये तीन चीजें फुलफिल होती है तभी जाके माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा. देन इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी. और अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी पार्टी ने बेनिफिट रिसीव किया है तो दैट पार्टी विल हैव टू रिटर्न द बेनिफिट. देन है सी हो गया, यू हो गया फ्रॉड. फ्रॉड मतलब किसी की झूठी सिग्नेचर करना, फ्रॉड हो गया. चेक में जीरो ऐड करना, नंबर के आगे, ऑफ कोर्स डिजिट के आगे जीरो ऐड करना, ये भी एक टाइप का फ्रॉड हो गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. या फिर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, जानबूझकर सच को छुपाना, पर्पसली सच को छुपाना इज ऑल्सो कंसिडर एज फ्रॉड. या फिर एनी प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, कोई प्रॉमिस किया है लेकिन आपका परफॉर्म करने का कोई इंटेंशन ही, ऐसे झूठा फेक प्रॉमिस कर दिया, तो वो भी क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा. या फिर एनी अदर एक्ट जो लॉ की नजर में क्या हो, फ्रॉड्यूलेंट हो, वो फ्रॉड माना जाएगा. इलीगल हो वो फ्रॉड माना जाएगा. मेयर साइलेंसेस अमाउंट्स टू फ्रॉड, अगर कोई चुप रही है तो क्या वो फ्रॉड माना जाएगा? रिमेंबर, मेयर साइलेंस always does not amounts to fraud, but there are some cases where mere silence amounts to fraud, where it is duty of person to speak. जहां पे बोलना उसका जिम्मेदारी था, वहां पे वो पानी पी ले साक्षी, वहां पे पानी नहीं, इसको पानी दो, वहां पे फ्रॉड माना जाएगा. या फिर चुप रहना इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, वहां पे भी फ्रॉड माना जाएगा. अगर फ्रॉड किसी पार्टी के साथ, तो कैन दैट पार्टी रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कर सकती है. कैन दैट पार्टी क्लेम द डैमेजेस, कर सकती है, बट दैट टू विद इन द रीजनेबल टाइम.
रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए, या फिर कैन इंसिस्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नहीं मेरे को डैमेजेस नहीं चाहिए, नहीं मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए। क्या क्या एग्जाम्पल याद आ रहा है? सलमान खान शादी, नहीं शादी नहीं थी, अरिजीत सिंह भी होगा दूसरे एग्जाम्पल में। अच्छा चलो, सलमान खान ने सलमान खान ने संजय लीला बंसाली, अभी SLB लिखती हूँ, संजय लीला बंसाली जो डायरेक्टर है उनकी मूवी में काम करने के लिए क्या किया? फर्स्ट साइन कर लिया, यस मैं अगले ये साल तक आपकी मूवी में काम करूंगा। अल्टीमेटली अगर कोई एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या दूसरे के साथ कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर? नहीं कर सकता है। और सलमान खान में भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उसने, और कौन डायरेक्टर है? फराह खान के मूवी में, वही मूवी में काम करने के लिए वहां पे साइन किया। फर्स्ट किसके मूवी में साइन करने के लिए किया था काम? काम करने के लिए साइन किया था संजय लीला बंसाली, और एट द सेम टाइम उसने फराह खान के साथ काम करने के लिए साइन कर दिया सलमान खान सर ने। तो यहाँ पे गया, सॉरी यहाँ पे संजय लीला बंसाली को पता चल गया कि अरे सेम टाइम पे इन्होंने क्या किया है, फराह खान की मूवी में काम करने के लिए साइन कर दिया है। तो संजय लीला बंसाली वेंट टू सलमान खान, बोले अरे ऐसे कैसे, आपने तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप ऐसे कैसे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? तो सलमान खान ने बोला कि सर मुझे जो फराह खान मैम है उनका डील ज्यादा बेटर लगा, या फिर उनका जो कंसिडरेशन है व्हाट दे आर पेइंग वो ज्यादा बेटर लगा आपके कंपैरिजन में, तो आई वुड लाइक टू विद फराह खान, और आपके जो भी डैमेजेस है मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। अगर संजय लीला बंसाली ने बोला कि ना ही मुझे डैमेजेस चाहिए, आई वॉन्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो ऐसा हो सकता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुझे, ना ही मुझे आपका कंसिडरेशन चाहिए, ना ही मुझे डैमेजेस चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, या आपने जो प्रॉमिस किया था उसका फुलफिलमेंट ही चाहिए, तो अल्टीमेटली इसे क्या बोला जाएगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोला जाएगा। अगर फ्रॉड हुआ है, ये केस में आपको नहीं लगता संजय लीला बंसाली सर के साथ फ्रॉड हुआ है? अल्टीमेटली फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड के केस में पार्टीज हैव ऑप्शन आइदर टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरे को आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, और टू क्लेम द डैमेजेस, मेरे को मेरी नुकसान भरपाई करके दो, और कैन sue फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नहीं मेरे को ये परफॉर्मेंस ही चाहिए, ना ही डैमेज चाहिए ना ही आपका कंसिडरेशन चाहिए, आई विल sue यू फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आपको ही परफॉर्म करना पड़ेगा। सो दैट कैन हैपन इन केस ऑफ फ्रॉड। जिसके साथ फ्रॉड हुआ है अग्री पार्टी विल हैव ऑल दिस ऑप्शंस। ये इसके कुछ एक्सेप्शन है। इफ अ पार्टी whose consent was caused by silence which amounts to fraud had a means of discovering truth by ordinary diligence, by ordinary diligence, एक सेलर है, उसने क्या किया, आपको एक फोन सेल किया, सेकेंड हैंड फोन था, फोन सेल किया, और वो चुप रहा, वो चुप रहा, उसने कुछ बोला नहीं, बस बोला कि फोन चेक कर लो। अभी फोन को सामने इतना बड़ा यहाँ पे डिस्प्ले पे स्क्रैच था, वो स्क्रैच देखने के बाद भी आपने फोन खरीद लिया। स्क्रैच देखने के बाद भी जैसे ही आप घर पे गए, घर वालों को फोन दिखाया, घर वाले बोले ये कैसे फोन उठा के लाए, यहाँ पे तो स्क्रैच है। देन यू वेंट टू शॉपकीपर, बोले वैसे तो साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड बट इट वाज योर ड्यूटी टू स्पीक, फोन में क्या डिफॉल्ट है, बोलना आपका काम था, बट आपने बोला नहीं, सो हमको क्या करके दो डैमेजेस। क्या ये केस में उसने आपको डैमेजेस देने चाहिए? My answer is no, because as a man of ordinary prudence or with the ordinary diligence, you had opportunity to discover the truth. आपकी बड़ी बड़ी दो आंखें थी, उससे आप देख पाते थे कि फोन के सामने ही स्क्रैच है, देखने के बाद भी आपने इग्नोर किया, तो उस रीजन की वजह से आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ना ही उससे पैसा वसूल कर सकते हो, बिकॉज बाय योर ऑर्डिनरी डिलीजेंस
You had means to discover the truth. नॉर्मली जिस ऑर्डिनरी डिलीजेंस से आपको पास ट्रूथ फाइंड आउट करने का ऑप्शन था, या फिर आप एक दवाई लेके आए, फार्मेसी से एक दवाई लेके आए, वो दवाई का वहां पे ऑलरेडी लिखा था, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा था, यूज्ड बिफोर 12 मंथ्स लिखा था, लेकिन फिर भी आप एक्सपायर्ड दवाई उठा के लेकर आ गए। क्या आप शॉपकीपर को ब्लेम कर सकते हो या फार्मिस्ट को ब्लेम कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी गिवन है। और कोई भी मेडिसिन बाय करने से पहले आप देखना चाहिए कि उसका क्या एक्सपायरी है, एटलीस्ट फूड आइटम और मेडिसिन। सो बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस यू हैड चांस टू डिस्कवर द ट्रूथ, फिर भी अगर आपने नहीं किया तो यू कैन नॉट ब्लेम अनदर पार्टी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बट अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है और आप डायरेक्टली चले गए मेडिकल वाले शॉप के पास, शॉपकीपर सर बोले मेरे को तबीयत खराब है या कोई सर्दी बुखार की दवा दीजिए, उन्होंने ऐसा एक चूरन दे दिया, तो यू हैव कंप्लीटली रिलाइड अपॉन द सेलर। जहां पे आप सेलर के जजमेंट पे रिलाई करते हो, वहां पे उसने कुछ गलत किया तो देन इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट बाय मीन्स ऑफ ऑर्डिनरी डिलीजेंस अगर आप ट्रुथ को फाइंड आउट कर सकते हो, देन इट विल बी योर लाइबिलिटी एंड नॉट द शॉपकीपर्स। समझा क्या? हाँ, देन है CUFM, M फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी को रिप्रेजेंट करना, गलत रिप्रेजेंट करना, बट वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से नहीं होता है, नॉन फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से होता है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, इसके लिए मैंने आपको बोला। अगर आते आते मैंने कोई उड़ती खबर सुनी, आते आते इमेजिन करो, इमेजिनेशन, कि मैंने उड़ती खबर सुनी कि इस संडे को क्लास होने वाला है एक्स्ट्रा, ऐसे मैंने आते आते उड़ती खबर सुनी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैंने आपको कन्वे किया इस संडे एक्स्ट्रा क्लास है करके। अल्टीमेटली ये क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको कुछ रिप्रेजेंट किया, दैट इज नॉट ट्रू। मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो सकता है? मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड। हाँ, ये देखो, कोएल्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये 2 पॉइंट्स पढ़ लो, और उसके आगे के भी मैं डिस्प्ले करती हूँ स्क्रीन, वो भी सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछो, गौर से इधर बोर्ड पे पढ़नी है देख के, बुक में नहीं लिखा हुआ है ये। कोएर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, समझ रहा है क्या? समझ रहा है? जो नए बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, कोएर्जन में क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होगा? कोएर्जन में फिजिकल प्रेशर इन्वॉल्व होगा और अनड्यू इन्फ्लुएंस में मोरल प्रेशर इन्वॉल्व होगा। हो गया? इतना पढ़ लिया? रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, कोएर्जन में जरूरी है क्या कोई रिलेशन होना चाहिए? कोई भी गुंडू भाई और आजी आजोबा का क्या ही रिलेशन था, फिर भी कोएर्जन हुआ। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप होना चाहिए, आइदर रियल और अपीरेंट अथॉरिटी और फिड्यूशरी रिलेशनशिप। ऋतुजा, पढ़ना है, फर्स्ट टाइम कर रही है ना तू? आगे आके बैठ, इधर आगे।
किसी को दूर से दिखता नहीं होगा, स्पेक्स वगैरह लाए नहीं होगा, तो तुम लोग आगे शिफ्ट हो सकते हो। हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ो। पढ़ना है इधर। शर्विन बुक में से पढ़ रहा है। नहीं, मेरे को तो नहीं समझा, समझा ना। कैसे? बेनिफिट का क्या सवाल आया? वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ गलत हो रहा है। In case of coercion, where contract is resigned by aggrieved party, any benefit received has to be restored back. क्या बेनिफिट होगा? अरे वो जो 50 लाख अमाउंट है, वो सच में गुंडू भाई को मिलेगी क्या? जो वो पुलिस के पास देंगे ना, उसमें बेनिफिट क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस है ना। उसके ही पैसे उसको मिल रहे हैं। उसने जो 20 लाख रुपए की बैग दी थी आजोबा को, वही वापस दे रहा है बैग। घर तो उसको मिला नहीं, उसके पैसे उसको मिल गए। दैट इज बेनिफिट रिसीव। लास्ट पॉइंट समझा क्या? अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी अग्रीव पार्टी को कोई बेनिफिट मिलता है, तो दैट पार्टी विल हैव टू रिटर्न द बेनिफिट। रिटर्न कब करना है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करे तब। और रिटर्न ना करके कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं किया तो वो वैलिड ही माना जाएगा ना। 20 लाख रुपए लेके अगर पुलिस के पास गया ही नहीं, तो क्या माना जाएगा? 20 लाख रुपए में घर भेज दिया। दैट विल बी एज गुड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉब्लम मिस रिप्रेजेंटेशन देख लो एक बार, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए तू साबी। फिर मैं 1 वीक के बजाय थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। सबको अगर कोई डाउट आने लगा या स्पीड ज्यादा लगने लगी तो वी हैव कवर्ड 2 यूनिट्स ऑलरेडी ना। 4 यूनिट तक ही मुझे लगता है, बाकी 4 के बाद तो सबने यूनिट है ना। 4 यूनिट तक ही सिर्फ। ज्वाइन हुआ सबसे अभी, वो वैसे उसको थोड़ी पता कि वो लास्ट ज्वाइन हुआ। किसने 4 यूनिट तक नहीं किया है? 4 यूनिट, चारों ने। किसने 5th यूनिट भी मिस कर दिया? हाँ, 5th यूनिट ऑल्सो यू केम फ्रॉम 6th यूनिट, 6th वन और 7th वन। 6th यूनिट मिस्ड, 6th यूनिट ऑल्सो। 7th यूनिट किसका मिस हुआ है? नहीं, 6 यूनिट्स, 6 यूनिट अल्टीमेटली। और बाकी के भी जो 7, 8, 9 है, वो मैं सबके लिए रिवाइज करवाऊंगी। तुम लोगों को भी उसकी रिवीजन की जरूरत है। जैसे एजेंसी होगा, बेलमेंट होगा, ये एक दिन में, ये एक दिन में 3 हो जाएंगे रिवीजन। करेंगे ना अपन रिवीजन? वो एक दिन में हो जाएगी 3, उसके लिए अपने को अलग टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैं वो आपको ही पूछूंगी, आपसे ही मुझे आंसर चाहिए होंगे उसके, है ना। गौर अच्छे से बैठ, इधर ध्यान दे। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन देख लो एक बार, सब अच्छे से पढ़ लो। साहिल, तुझे उधर भी नहीं बिठाना चाहिए था। क्या पूछा? पेन के बारे में? वाह, पढ़ने के लिए टाइम दिया है, शांति से पढ़ो।
काय झालं? जाओ फिर बाहर, सच में। इफ यू आर नॉट फीलिंग सफोकेटेड, यू कैन गो। डाउट? हाँ बोला कोई, हाँ बोला। मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ लॉ एक होता है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ में देर इज मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ हैव नो एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ हैव नो एक्सक्यूज, क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हो तो इट इज कंसिडर एज इफ आपको इंडिया के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है पता होने चाहिए। एक पर्सन ने 2 शादियां कर ली, दूसरी शादी में पकड़ा गया, बोले अभी नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। सो ऐसा नहीं हो सकता है। 2 शादियां करना ये एक ऑफेंस है, ये उसको पता होना चाहिए, बीइंग इंडियन सिटीजन। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में 2 आता है, एक बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब अल्टीमेटली दोनों पार्टीज के साइड से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं, प्राइस में कोई प्रॉब्लम है। जैसे आपको कोई चीज खरीदने हैं 10,000 रुपए में, सामने वाला वो चीज दे रहा है 12,000 रुपए में, क्या आप बाय कर पाओगे? सो देयर इज प्रॉब्लम विथ प्राइस। अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हो, आपको उसके क्वालिटी में प्रॉब्लम है, क्या आप वो खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। क्वांटिटी में प्रॉब्लम है, टाइटल मतलब ओनरशिप में प्रॉब्लम है, कोई लीगल कंसिक्वेंसेस है। सो इन ऑल द केसेस यू वोंट गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, यू वोंट गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट विल बी मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एंड एक होता है यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और कैरेक्टर ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट, मतलब अल्टीमेटली अगर आपको किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि वो रिटर्न चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी का है या रेंट एग्रीमेंट है या और कोई चीज है, रिटर्न होना इज उसका मैंडेटरी चीज, उसका कंडीशन। सो दैट कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो उसे क्या बोला जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम्स void if there is any mistake. देन लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन देखा था। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कंसिडरेशन का एडिक्वेसी का कोई रूल नहीं था, कंसिडरेशन का एडिक्वेसी का कोई रूल नहीं था। इवन 1 रुपी इज ऑल्सो कंसिडरेशन, बट क्या वो वैलिड इन आइज ऑफ लॉ होना चाहिए? यस, दैट शुड बी वैलिड इन आइज ऑफ लॉ। अभी कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो कि अनलॉफुल माने जाएंगे, जहां पे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने स्पेसिफिकली मना किया है। जैसे माइनर का, किसी माइनर का शादी 18 साल के नीचे शादी करवाना या करना क्या क्राइम माना जाएगा? 18 साल के नीचे अगर कोई बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं, 18 साल के नीचे अगर कोई बच्चों को शादी करवा रहे हैं, तो क्या उनके जो पेरेंट्स हैं, क्या उनके जो पेरेंट्स हैं वो लाइबल रहेंगे? कल जाके अगर कुछ गुनाह हुआ तो, क्राइम हुआ तो दे विल बी लाइबल। When consideration or object of such nature, if permitted, would defect in the provision of law. Consideration ऐसा है जो कि लॉ के प्रोविजन या लॉ के रूल को फॉलो नहीं करता है, अल्टीमेटली कंसिडरेशन ही क्या है? अनलॉफुल है। वहां पे एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। अगर किसी को डिसीव करने के या फ्रॉड करने के इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं तो वो एग्रीमेंट विल बी वॉइड इन नेचर। अगर इमोरल है कंसिडरेशन तो इमोरल, अनलॉफुल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। इमोरल मतलब किसी को जॉब से हटाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देना,
या जैसे ये पद्मश्री वगैरह जो अवार्ड्स है, वो अवार्ड्स खरीद लेना, ये अल्टीमेटली क्या हुआ, अनलॉफुल हो गया, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो गया, इसके लिए ये वॉइड माना जाएगा। कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी बोल दिया, ओके। अभी वी हैव सम लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर agreements are considered as opposed to public policy, trading with enemy, जैसे चाइना, जैसे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोल के रखा है कि आप चाइना कंट्री के साथ डील नहीं कर सकते हो या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हो। आपने क्या किया, एक कंपनी फॉर्म की इंडिया में, और कंपनी में 90% से ज्यादा है शेयर होल्डर्स कौन है, चाइनीज है। अल्टीमेटली पैसा कहाँ पे जा रहा है, चाइना में, शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। सो ये केस में क्या आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन समझ में आएगा, हाँ। सो योर कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम void contract. Stifling prosecution, we have control, we have control. If I own one company, ठीक है, I am the promoter of the company, I am director of the company, and मेरे शेयर होल्डर ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रहे, कोई भी मेरे वर्ल्ड में से कोई भी पर्सन मेरे कंपनी के शेयर खरीद सकता है। एंड इफ आई हैव वॉर गोइंग ऑन विथ चाइना, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि चाइनीज लोगों को या चाइना कंट्री को मेरे सारे शेयर्स क्या कर दूं, रिस्ट्रिक्ट कर दूं, और मैंने किया ही नहीं, और मेरे को पता है 90% शेयर होल्डर मेरे चाइना से आने वाले हैं, सो अल्टीमेटली मेरा पैसा उधर जा रहा है। सो ये क्या हो गया, ट्रेडिंग विथ इनेमी कंट्री विच इज वॉइड इन नेचर, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कोई, जैसे किसी पे कोई इंक्वायरी चल रहा है या कोई केस चल रहा है, उसको दबाना, स्टिफल करना, प्रोसिक्यूशन को, केस को दबाना, किसी को इंक्वायरी ना करने देना, या किसी पे कोई चार्जेस चल रहे हैं पैसे देके उसको मुंह बंद करवाना, कोई विटनेस बोल के आ रहा है कोर्ट में, उसको आने ना देना, पहुंचने ना देना, ये सारी एक्टिविटीज को करना, मतलब क्या हुआ, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस कॉन्ट्रैक्ट विल बी void in nature. मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी, मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी, अच्छा किसको याद है बोलो, किसको याद है, मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी। अगर सूट को मेंटेन करने के लिए, सूट को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसा दिया है, दैट इज नथिंग बट मेंटेनेंस, दैट इज नथिंग बट, सूट का मतलब होता है, सूट केस, अगर कोर्ट में कोई केस चल रही है उसको मेंटेन करने के लिए पैसा देना इज मेंटेनेंस। शैम्पर्टी is a person agree to assist another in litigation in exchange of the promise to hand over portion of the proceedings. क्या मेंटेनेंस और शैम्पर्टी इज वैलिड, यस, मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी इज वैलिड, बट कुछ केसेस में इट इज नॉट वैलिड। एक लड़का है राम नाम का, राम नाम का एक लड़का है, उसने अपनी मेहनत से घर वर प्रॉपर्टी लिया, ये देखो घर दिख रहा है, घर वर प्रॉपर्टी लिया अपनी मेहनत से, ठीक है। एक बार क्या हुआ, बहुत सारे चोर घुस गए उसके घर में, बहुत सारे चोर आ गए उसके घर में और उसका सारा सोना पैसा घर सब हड़प लिया, सब हड़प लिया, और उसको घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया। बेचारे गुंडू भाई ने तो भी आजोबा को टाइम दिया था घर खाली करने के लिए, ये गुंडे इतने डेंजर थे कि उसको घर के बाहर धक्के मार के निकाल दिया। ये देखो घर के बाहर यहाँ पे एक झाड़ है, बैठा है वो रोते, ये राम ये झाड़ के नीचे रोते बैठा है, रोते बैठा है, बोले क्या करूं, कहाँ जाऊं, घर गया, प्रॉपर्टी गई, जायदाद गई, अब कुछ नहीं है मेरे पास। तो वहां से एक अच्छा लड़का जो अपना ये है भावेश ना, भावेश करेक्ट, भूषण, हाँ, तो वहां से भूषण गुजर रहा था, भूषण राम को बहुत पहले से जानता था, तो भूषण ने क्या बोला, अरे तू यहाँ पे ऐसे क्यों बैठा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो राम ने उसको उसकी पूरी पूरी दुखद गाथा सुनाई, बोले अरे मेरे घर पे कल रात गुंडे आए थे, चोर आए थे,
पूरा घर सब लेके गए, घर से भी धक्के मार के निकाल दिया, ऐसा वैसा हुआ। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे कोर्ट में केस करने के लिए भी पैसा नहीं है, कुछ नहीं बचा है मेरे पास। मैं नाइट सूट में इधर जाट के नीचे बैठा हूं। तो अल्टीमेटली ये भूषण ने क्या बोला राम को, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तुझे जो भी सूट को मेंटेन करने के लिए, मतलब तुझे केस करने के लिए या लॉयर को हायर करना है, केस करना है, पुलिस के पास जाना है, कोर्ट में जाना है, उसके लिए तुझे जितना भी पैसा लगेगा उतना पैसा मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे उतना पैसा दूंगा। तो राम एकदम खुश हो गया। तो राम ने क्या बोला कि अंदाजे मुझे 10,000 रुपए लगेगा, कोर्ट कचहरी बहुत सारी चीजें हैं, अंदाजे 10,000 रुपए लगेगा। तो भूषण ने उसको तुरंत निकाल के 10,000 रुपया दे दिया। बोले ले 10,000 रुपया, और तू जाके तेरा क्या कर, प्रॉपर्टी को सब वापस लेके आ जाना, कोर्ट में वगैरह जाना, सबसे पहले तो अच्छे कपड़े खरीद के पहन ले। भूषण ने उसको बोला राम को। तो यहाँ पे क्या भूषण ने सूट को मेंटेन करने के लिए, सूट का मतलब होता है केस, केस प्रोसीडिंग यानी लीगल प्रोसीडिंग, क्या सूट को मेंटेन करने के लिए पैसा दिया है? हाँ, यहाँ पे भूषण ने किसी और को सूट को मेंटेन करने के लिए पैसा, सूट मतलब पहनने वाला सूट नहीं होता शर्विन, सूट को मतलब केस को मेंटेन करने के लिए पैसा दिया है। तो यहाँ पे वो क्या माना जाएगा, मेंटेनेंस माना जाएगा। मेंटेनेंस का अमाउंट इज ऑलवेज रिकवरेबल एंड गिविंग मेंटेनेंस इज ऑल्सो वैलिड। बट यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे मेंटेनेंस इनवैलिड माना जाएगा या मेंटेनेंस इनवैलिड माना जाएगा। कौन से केसेस? इट इज अनरीजनेबल सो एज टू अनजस्ट द अदर पार्टी। जैसे अगर सपोज भूषण ने राम को बोला कि 10,000 रुपया मैं तुझे दे रहा हूँ, एक 3-4 महीने में आराम से वापस देना, बट मैं इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगा। एक जो भी बैंक के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 6% पर एनम के हिसाब से मैं तुझे चार्ज करूंगा, 6% पर एनम के हिसाब से दे रहा है भूषण। तो क्या ये वैलिड है? यस, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को कोई डेट दे रहा है तो नॉर्मल रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, दैट इज वैलिड। बट अगर भूषण उसको कुछ के कुछ मांगने लगे तो, जैसे भूषण ने बोला मैंने तुझे उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए मैंने तुझे सूट को मेंटेन करने के लिए 10,000 रुपया दिया है, तू मुझे वापस देते टाइम पे जैसे ही तेरा घर प्रॉपर्टी आ जाएगी वापस मुझे 50,000 रुपया देना। तो क्या ये राम के लिए अनरीजनेबल और अनजस्ट हो गया? दैट विल बी अनरीजनेबल और अनजस्ट। अगर ये अमाउंट अनरीजनेबल और अनजस्ट हो जाएगी तो वो कंसिडरेशन इज consider as unlawful or opposed to public policy and hence that will consider as void। या फिर भूषण ने कुछ ऐसी अजीब डिमांड की जो कि राम के लिए सही नहीं है, अगेन दैट इज अनजस्ट। कैसी? जैसे भूषण ने बोला ये जो प्रॉपर्टी तूने अभी, जो प्रॉपर्टी गुंडे वगैरह लेकर गए हैं, वो प्रॉपर्टी मिलने के बाद उसमें तू मुझे 70% का स्टेक देना, 70% प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे। क्यों? तो मैंने तेरे को सूट मेंटेन करने के लिए 10,000 रुपया दिया है। यहाँ पे आपको नहीं लगता भूषण ने कुछ और ही मांग लिया, कुछ और ही मांग लिया जो कि अनरीजनेबल है या अनजस्ट है? तो यहाँ पे भी वो क्या माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। या फिर भूषण ने क्या बोला कि तेरे प्रॉपर्टी का जो 50% हिस्सा है वहां पे मुझे मेरे स्टॉक का कलेक्शन करना है, वहां पे मुझे मेरा ड्रग्स का स्टॉक रखना है, गैम्बलिंग करना है बेसिकली। तो क्या ये इलीगल मोटिव से किया गया है या ऐसे मोटिव से किसी का हेल्प किया है बाद में उसका गलत इस्तेमाल करना है? तो ऐसा वाला हेल्प क्या माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। अदरवाइज अगर किसी के सूट को मेंटेन करने के लिए पैसा देते हो तो उसे मेंटेनेंस या शैम्पेटी बोला जाएगा, दैट विल बी कंसिडर एज वॉइड इन नेचर, वैलिड इन नेचर एक्सेप्ट दीज 2 केसेस। तुम लोगों को समझ रहा है कि मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ? समझ रहा है? अच्छा, चलो tomorrow we will complete this and we will start with new unit। कल का टारगेट अपना यूनिट 3 का कंप्लीशन एंड यूनिट 4 रहेगा, सो दैट विल बी टुमारोज टारगेट, है ना?
होपफुली कल यूनिट 4 कंप्लीट कर देंगे अपन। जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको समझ रहा है क्या? डाउट्स नहीं आते तुम लोगों को? भाई डाउट्स नहीं आते, या मे भी ऐसा होगा ये लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं तो वो चीजें आई है बार 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 बार, इसके लिए। ठीक है, ये लोग बीच में से ज्वाइन हुए, उनको बाद में की चीजें पता है ना, तो इनका ऐसे सुपीरियर टू इंफीरियर टाइप हो गया, मे बी इसके लिए। तो इनके लिए ये चीजें अभी चिल्लर हो गई है एकदम। हमने तो एजेंसी पढ़ लिया, बोले बेलमेंट पढ़ लिया, ये क्या चीज है ना, ऐसी बात हो गई। चलो अच्छा है। हाँ, टेक ब्रेक, टेक ब्रेक, एंजॉय। ये सेकंड में जो फर्स्ट वाला है उसका क्या है? पुलिस। कुली इज, कुली मतलब वो पता है, ओके। Explain the type of contract in the following agreement. Pulley is uniform to pick up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A allows to do so. Implied होना, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे गए, आपके पास बहुत सारा क्या है, लगेज है, बहुत सारा लगेज है,